हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु आर दी पार्टी टू ए चेक। जो चेक है, चेक के अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती है। ठीक है, तो देखो, ड्रोअर। ड्रोअर कौन होता है? ड्रोअर वो होता है जो चेक लिखता है, ठीक है, चेक के ऊपर साइन करता है। ठीक है, पेई कौन होता है? जिसको अमाउंट है वो मिलती है, ठीक है, जिसको पेमेंट मिलने का राइट होता है वो होता है पेई। एक्सेप्टर नहीं होता, क्योंकि ये कोई प्रोमेसरी नोट्स थोड़ी होता है। आपने देखा होगा, जो चेक है, चेक लाइक एन बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है, एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है, प्रोमिस नहीं होता जो एक्सेप्टेंस की जरूरत होगी आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? होल्डर। होल्डर कौन होता है? जिसको उसके ऊपर कब्जा करने का राइट होता है। होल्डर कौन होता है? जिसको उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कब्जा करने का राइट होता है। तो ये पार्टी होती है। ड्रोअर भी होता है, पेई भी होता है, होल्डर भी होता है, ठीक है, ड्रॉई भी होता है, एंडोर्सर भी होता है, एंडोर्सी भी होती है। ये सारी पार्टी चेक के अंदर होती है, लेकिन एक्सेप्टर है वो नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन सी जो पार्टीज है वो चेक के अंदर आती है। हु आर दी पार्टी टू ए चेक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ड्रोअर भी होता है, पेई भी होता है और होल्डर भी होता है, एक्सेप्टर नहीं होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड डी। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अकॉर्डिंग कौन सी नेसेसरी है, मतलब कौन सी कंडीशन है, मतलब कौन सी कंडीशन है वो सही है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए। फर्स्ट आता है टाइटल। यस, देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और एक हम दो चीजें पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। एक तो होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हो तो उसके अंदर जो पोजेशन है ना वो तभी की तभी ट्रांसफर हो जाती है। पोजेशन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। यानी मैंने आपसे सामान खरीदा, ठीक है, आपने मुझे सामान दे दिया, मैंने आपको पेमेंट दे दी, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो पोजीशन है ना वो क्या हुआ? इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई मुझे। ठीक है, जो गुड्स की पोजीशन है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। किस में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल में डिफरेंस होता है। एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या है कि मान लो फ्यूचर के अंदर कोई आपको कोई भी चीज है वो बेचने का एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर पोजीशन तभी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, वो क्योंकि वो क्या है? फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पूछा था कि कौन सी कंडीशन है वो सही है। सबसे पहले टाइटल। यस, जो ट्रांसफरर है ना, यानी जो सेलर है, जो सेलर है उसका जो टाइटल है वो गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सामान है जिसको वो जो बेच रहा है बायर्स को, तो उस सामान के ऊपर उसका जो टाइटल है वो गुड होना चाहिए, मतलब अच्छा टाइटल होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब मान लो जैसे लाइक एन एग्जांपल कि चोरी वोरी का सामान, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। जो टाइटल है उसका क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। फिर क्या है? क्वाइट पोजेशन, मतलब क्या होना चाहिए? जो ओनरशिप है ना वो इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। किस में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। तो ये दोनों कंडीशन है वो नेसेसरी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? विवरण, ठीक है, वो जरूरी नहीं है इतना। एनकम्ब्रेंस, इसका मतलब क्या होता है? भार, लाइक एन मोर्गेज। यानी ऐसा होता है कि जब आप मान लो कोई जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, जब मान लो आप गुड्स है, ठीक है, वो गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कोई अपनी वस्तु है वो एज ए मोर्गेज के रूप में रखनी पड़ती है। नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लाइक एन मोर्गेज। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सी होनी चाहिए? टाइटल है वो गुड होना चाहिए सेलर का, और पोजेशन है वो भी इमीडिएटली ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आंसर राइट होगा आपका? इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए एंड बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजम्पशन अबाउट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सी है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है, प्रिजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो देखो डेट है। अब आपने देखा होगा जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, हमारा चेक आ जाता है, प्रोमेसरी नोट आ जाता है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर आपने देखा होगा जो डेट है वो लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो डेट है तो वो तो क्या है, नेसेसरी प्रिजम्पशन है। उसके बाद कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। यस, ये होती है, ये भी क्या होती है, प्रिजम्पशन होती है क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो नेसेसरी कंडीशन होती है। स्टैंप है, लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, प्रिजम्पशन होती है। उसके बाद क्या कहता है, एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफरी। क्या हम जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जिस पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कौन बन गया, ट्रांसफरी। ठीक है, जैसे जो ट्रांसफर कर रहा है वो तो कौन हो गया, ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो कौन हो गया, ट्रांसफरी। तो कह रहा है कि ट्रांसफरी है उसका भी गुड टाइटल होना चाहिए, नहीं, ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है। ठीक है, ये आपकी नेसेसरी प्रिजम्पशन नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजम्पशन अबाउट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। डेट भी होनी चाहिए, कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, स्टैम्प भी होनी चाहिए, ये सारी क्या है, प्रिजम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनमें से कौन सा लॉ अफेक्ट करता है। फर्स्ट लॉ आता है इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्टी लॉ। दूसरा आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, ये इतना रिलेटेड नहीं है बिजनेस से। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, ये तो बिल्कुल इतना नहीं है। कॉम्पिटिशन लॉ, ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा कि कौन सा लॉ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, वो आता है इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्टी लॉ। ठीक है, उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। मतलब इसमें से कौन सी है जो बिल्कुल अलग है, डिफर है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं असर्टेन गुड्स की। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं हमारे असर्टेन गुड्स भी, अनअसर्टेन गुड्स भी और स्पेसिफिक गुड्स भी। ठीक है, अब अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं, अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, लाइक मैंने बोला कि एक गोडाउन है। ठीक है, उसके अंदर 100 बोरी चीनी है, शुगर है। ठीक है, उसके अंदर 100 बोरी है, शुगर है। अब एक जो मान लो कोई बायर कहता है कि उसको है ना 10 बोरी परचेज करनी है, लेकिन इनमें से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, सेलर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सी 10 बोरी वो परचेज करेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिचुएशन क्या है, अनअसर्टेन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनअसर्टेन गुड्स है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करती हूँ असर्टेन गुड्स की, ये कौन से होते हैं, यही वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक गोडाउन के अंदर 100 बोरी चीनी है। ठीक है, अब जो बायर्स है उसको 10 बोरी चीनी है, वो परचेज करनी है। ठीक है, और सेलर ने उसमें से 10 बोरी को निकाल कर अलग रख लिया। मतलब आपने उन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। आपने जो 10 बोरी चीनी है उसको क्या कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनमें से कौन सी 10 बोरी चीनी है उसको सेल करनी है। तो यहाँ पर ये वाले गुड्स कौन से हो गए, असर्टेन गुड्स। मतलब आपने क्या कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो जिन गुड्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं असर्टेन गुड्स। ठीक है, इनको ही हम स्पेसिफिक गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्यूचर गुड्स है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे आंसर इसका यही है। ठीक है, क्योंकि देखो ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों ही एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी के हैं। लेकिन फ्यूचर गुड्स क्या है, जो आपके पास एट प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर के अंदर हो सकता है आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये तीनों तो आपके एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी के हैं और ये क्या है, डिफर है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है, वो गुड्स जो एट प्रेजेंट आपके पास नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है आप उनको परचेज कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 फैसिलिटेट्स अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अब ये क्वेश्चन पता नहीं एनटी ने किसके अकॉर्डिंग दिया है, क्योंकि मर्जर, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन है, इसका सेक्शन 232 होता है।
ठीक है। अगर आप भी देखोगे तो इसका जो मर्जर है, अमलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है, रिकंस्ट्रक्शन है, इनका सेक्शन आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 232। लेकिन एनटीए इसका जो आंसर है वो मतलब 319 दे रखा है, ठीक है, ये वाला सेक्शन दे रखा है, पर पता नहीं किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, वरना इसका जो आंसर होता है वो 232 होगा, ठीक है। ओके, ये कुछ क्वेश्चन थे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के जो हमने आज डिस्कस किए। कुछ और क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 10 to 12 क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से। तो अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कर दिए कवर अप, और भी 5 to 6 क्वेश्चन और रहते हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ कवर अप करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।